जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा डेली करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूं और उसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपके लिए लेके आता हूं। लेकिन साथियों, इधर थोड़ी व्यस्तता के कारण और स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं कुछ दिन का करंट अफेयर आपको छूटा था, जो मैं आपको एक वीडियो में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 25 अगस्त से लेके 7 सितंबर के बीच जो भी रहे उनको मैं आपको कवर कराता हूं। और आप साथी कोई भी हो, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप विश्वास रखिए, हम जो करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी करंट अफेयर को सिर्फ सुना ही तो ये समझिए आपकी करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 90 टू 95% आपके करंट अफेयर इसी से ही फंसेंगे। और कोई भी एग्जाम हो, कहाँ के भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो और यूपी का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका सारे करंट अफेयर इसी से आने हैं। मैं इसीलिए सारा इसको बहुत ही विस्तृत रूप लेके आया हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी लाता हूँ माइंड मैप के माध्यम से, जो आपके माइंड में छप सके और आपको चीजें याद हो सके। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर रिवाइज के माध्यम से ही याद होता है। और अगर आप अपने किसी भी फ्यूचर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप मेरी करंट अफेयर को अपने उन साथियों तक भी पहुंचाएं जो साथी आपके किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, ये समझिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्जाम को तोड़ने के लिए, एक फोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है साथियों, फिर से इसी के साथ मैं अपनी शुरुआत करता हूं कि वीकली जो 15 दिन का करंट अफेयर था उसके बारे में। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपकी रगों में जोश जगाएगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो चीज आपके हाथों से निकल गई है आप उस पर बार बार फोकस ना करें। जो एग्जाम हो गया है, हम असफल हुए, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आने वाले एग्जाम के लिए अपना पूरा फोकस आने वाले एग्जाम पर करें और उसको पास करने, उसमें सिलेक्शन लेने की, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने की कोशिश करें। इसके साथ ही ये जो है 25 अगस्त से 7 सितंबर के बीच है। इसमें देख क्वेश्चन आपको देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ये है हमारे गब्बर। गब्बर के नाम से आप जानते होंगे कौन फेमस है। गब्बर के नाम से हमारे शिखर धवन फेमस हैं। कौन फेमस है? शिखर धवन। शिखर धवन ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया। बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेफ्ट हैंडी थे और इन्होंने अपना पूरा, शिखर धवन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की किस योजना को मंजूरी दी है? किसने दी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अब विज्ञान धारा आ जाएगा तो विज्ञान से विज्ञान को रिलेट कर सकते हैं कि विज्ञान विज्ञान का ही है और विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि उसमें नवाचार की कोशिश करें। ये है विज्ञान धारा। कौन सी योजना है? विज्ञान धारा। इसी के साथ हाल में विश्व के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल विकसित किया है? आप ये समझिए, इसमें सोलर पैनल तो विकसित किया है, ये तो ठीक है, लेकिन दुनिया का पहला लचीला, लचीला का मीन्स हो गया कि उसको आप फोल्ड कर सकते हैं या लचा सकते हैं। वो किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। किसने किया? जो कि अमेरिका की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। कौन? धम्म का मतलब धर्म का सम्मेलन। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के नायकों पर पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है? कौन सी बुक? कॉमिक बुक। कॉमिक बुक एक कहानी टाइप की होती है, जैसे कि रोचक बनाया जाता है, और वो लॉन्च की है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने। कौन है? वी आर चौधरी, वीरेंद्र कुमार चौधरी। हाल ही में हॉलीडे हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे
पाटा गोल्डन अवार्ड मिला है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए कि ये कहीं से भी आएगा। ये कौन सा है? ये पाटा, कौन सा है? पाटा, केरल को। किसको मिला है? हॉलीडे ईस्ट में केरल को मिला है। हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया? अबू धाबू अबू धाबू अबू धाबी क्राउन प्रिंस ने। किसने किया? अबू धाबी क्राउन प्रिंस ने। किसने उद्घाटन किया है? अबू धाबी क्राउन प्रिंस ने। और कहाँ किया? आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी के परिसर का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम ब्रांड को लॉन्च किया? किसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज है। 225 अमेरिकी डॉलर, कितना? 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजन वनीकरण लिंक्ड आउटकम ब्रांड को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। कहां किसने किया है? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? गिरीश साहनी कहां से थे? CSIR, CSIR से इनका संबंध CSIR से। इसके साथ ही हाल ही में कहा कि फार्मा कंपनी में MTBI सॉल्वेंट लीक के कारण विस्फोट हुआ? किस? MTBI एक सॉल्वेंट लीक है, सॉल्वेंट है, उसके लीक होने के कारण विस्फोट हो गया था। कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्रा की कंपनी है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस फर्म ने खोजा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा दूसरा, ये भी पहला नहीं, पहला तो भारत का ही था जो कि ब्रिटेन के पास है। और कनाडा की खनन फर्म है बोत्सवाना, 2429 कैरेट, कनाडा की एक खनन फर्म है जो कि अपने भारत में ही खोजा गया है, बोत्सवाना में। कहां पर? बोत्सवाना का 2429 कैरेट का, कनाडा में। हाल ही में कहां पर पुलिस ने 50 ग्राम रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को जब्त किया है? ये कहां जब्त किया है? गोपालगंज, बिहार में। कहां जब्त किया है? गोपालगंज, बिहार में। ये बिहार के इंपॉर्टेंट है, बिहार का कोई भी पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज के बिहार में इसको किया गया है। ये 3D स्टार, मतलब 60% इसके चांसेस से आएगा। हाल ही में किस समिति ने मलयालम फिल्म उद्योग पर अपनी रिपोर्ट सौंपी? ये हेमा समिति। ये हेमा समिति एक हीरोइन को वहां पर बहुत ज्यादा यौन शोषण होता है और उसने 2016 में अपनी शिकायत की थी, जो कि हेमा समिति ने उस पर काम किया और राज्य सरकार ने उसको सार्वजनिक किया है इसी महीने। तो इसके कारण ये अगस्त में किया था। इसके कारण यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल भूचाल आ गया और ये वही है हेमा समिति ने। किसकी? हेमा समिति, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किसे क्रिएट इन द इंडिया चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया है? सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इनको लाए। ये अपने रेल मंत्री भी हैं। कि इसका क्या नाम है? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। क्या है? क्रिएट इन इंडिया में जो क्रिएट करो उसमें चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया है। इसके साथ ही हाल ही में कहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ का अधिकार? डिस्कनेक्ट कानून को लॉन्च किया है। ये कहां पर किया गया है? उनका अधिकार होगा डिस्कनेक्ट करने का, कानून को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार होगा। ये ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में फ्रेम 2 मिशन किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? कौन सा मिशन? फ्रेम 2। कौन सा? फ्रेम 2 मिशन किस एरोस्पेस कंपनी ने? तो ये स्पेस एक्स कंपनी है, जानते होंगे आप। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए इसने लॉन्च किया है। कौन सा नाम है? फ्रेम। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। एक ये यूएसए के एलन मस्क हैं जो ट्विटर के जिन्होंने ले रखा है, और टेस्ला कंपनी भी इन्हीं की है, और जो इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं ये स्पेस एक्स कंपनी है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए इनको बनाया गया है। इसके साथ ही अब क्वेश्चन होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आप आराम से इन चीजों को बहुत अच्छे से सुनिए। सिर्फ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। हाल ही में क्रोएशिया ने सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा कर दी है।
और जो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब है, इसमें बताना था, इसका कुछ बदला है क्वेश्चन, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, तो इसमें बताना था कौन कथन सही नहीं है, तो दोनों सही है, तो ना तो एक ना तो दो। देख लेते हैं, क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा कर दी है, वर्तमान राजनीतिक भौतिक मुद्दों के चलते चालू किया गया है। 2008 में इसे निलंबित कर दिया गया था और स्वैच्छिक कर दिया गया था, लेकिन अब अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी गई 2024 में, 16 साल बाद। ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यूक्रेन रूस संघर्ष को देखते हुए लागू किया गया है। और नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में हुई थी। तब सदस्य देश कितने थे? 12 सदस्य देश थे। इस समय वर्तमान में कितने हैं? 32 सदस्य देश हैं। नवीनतम कौन सा है? 32वां कौन सा है? स्वीडन है। और 31st कौन था? फिनलैंड। कौन सा लैंड? फिनलैंड था। इसके साथ ही और 1911 के बाद इसे फिर से लागू किया गया है। 9/11 सॉरी। क्रोएशिया के एक यूरोपीय देश, क्रोएशिया कहाँ का देश है पूछा जाए तो एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी जाग्रेब है। रक्षा मंत्री इवान अनुसिक, कौन है? अनुसिक, अनसुइया सुना है? अनुसिक के, इवान अनुसिक के नाम से इनको याद रखिए। पड़ोसी देश मोंटेनेग्रो, हंगरी, सार्बिया, सार्बिया इनका प्रतिद्वंदी है। कहाँ का? क्रोएशिया का। बोस्निया, स्लोवेनिया, जैसे अपना पाकिस्तान है ऐसे ही क्रोएशिया का सार्बिया है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता चीन के साथ किया और यह सहयोग दोनों देशों के बीच भारत दोनों देशों के बीच अपनी तरह का पहला है जो वैश्विक हरित ऊर्जा परिदृश्य में अपनी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। पहली बात तो यहाँ पर चीन नहीं जापान होगा, आपको मैंने पहले भी इसको बताया है। ये चीन नहीं जापान के साथ समझौता किया गया है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच अपनी तरह का पहला है जो वैश्विक हरित क्रांति परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। इसमें बताना कौन सा सही है, तो दोनों गलत है, क्योंकि अगर ऊपर जापान होता तभी हम नीचे वाले को सही मान सकते हैं, लेकिन ऊपर चीन है तो दोनों क्वेश्चन अर्थ गलत हो जाएंगे। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए जो समझौता जापान से किया, किस क्षेत्र में किया? ऊर्जा क्षेत्र में किया। भारत से जापान में हरित अमोनिया की पहले समझौते की अध्यक्षता की गई है। महत्वपूर्ण क्या है? विकार नवीन और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। इसके हमने आपको बताया भी था प्रहलाद जोशी जी के बारे में। ऑफटेक समझौता के लिए हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में वैश्विक नेता बनने के लिए अच्छा कदम है। ये समुद्री परिवहन का भी प्रबंधन करेगी। इसके साथ ही नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का 25 अगस्त को मनाया गया। क्या दोस्तों 25 अगस्त मैंने से आपको बताया है? ये मनाया गया 23 अगस्त को, याद रखिएगा। 23 अगस्त को मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा इसकी थीम थी। अब बहुत बार मैंने आपको ये बता चुका हूं ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो अपना चंद्रयान 3 था वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर की गई थी और इसी दिन को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। और अब अंतरिक्ष गाथा, भारत की अंतरिक्ष गाथा, इसकी एक थीम रखी गई है। बताना कौन सा सही है, तो केवल 2 सही हैं। वैसे अगर आप इसको 23rd कर देंगे तो ये दोनों कुछ कथन सही हो जाएंगे। ये देखें 23 अगस्त चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश बना, इससे 3 देश पहले हैं और ये भारत चौथा देश है। चंद्रमा की सफलता के लिए 23 अगस्त को महत्वपूर्ण दिन था और थीम तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको ये मैंने बताया था। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश में। जो लोग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं करते उन्हें वर्तमान जैसे ही कानूनी कागज का नोटिस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने डिजिटल माध्यम से समन जारी करने की क्या की है? पहल की है। समय की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
इसके साथ ही हाल ही में आईसीआरटी गोल्डन अवार्ड के लिए चुनी बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है? बेपोर टूरिज्म का अवार्ड किसको मिला? केरल को। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इसमें लगातार तीसरे वर्ष मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न उद्यमों में प्रशिक्षण देना शामिल है। लगातार तीसरा वर्ष जो केरल को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। कोझिकोड जिले में 2024 के लिए इसको दिया गया है। स्थानीय पुरुषों के लिए रोजगार, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना है। 30 अगस्त से डीएल में आयोजित किया गया। डीएल का मतलब दिल्ली में पहली बार पर्यटन उन्मुख ग्राम सभा आयोजित की गई, जो 4 सत्रों में 459 लोगों ने भाग लिया। पर्यटन विकास में समुदाय को शामिल करने के लिए पर्यटन क्लब भी बनाया गया है। इसके साथ ही हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की मूर्ति, कितनी 90 फुट की मूर्ति की स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यूएसए, रूस, यूएई, जापान। ये किया गया है यूएसए में। कहाँ पर किया गया है? हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का, ये श्री थिन्ना जी आर स्वामी जी द्वारा किया गया। यूएसए की तीसरी प्रतिमा है सबसे बड़ी। यूएसए की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसकी आप ऊंचाई भी याद रखिए, 151 का कन्यादान जो होता है ना, 151 का जो कन्यादान होता है, वो इतनी इसकी ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। टेक्सास सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में इसको बनाया गया है। ये कांस्य प्रतिमा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हनुमान की 25 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी, जिसको भारत के वारंगल से मंगवाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है। फ्लोरिडा के हेलेंडल बीच में पेगासस एंड ड्रैगन, ये 110, मतलब ये 151 हो गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और पेगासस हेलेंडल हेलेंडल की है 110 फुट और 90 फीट की है हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन। इसके साथ ही हाल ही में 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। सीएट टायर्स की शुरुआत कब की गई अवार्ड की? 1995 और 96, दोनों कथन सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीएट का कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण था। खेल आप जानते हैं क्रिकेट से, आयोजन स्थल मुंबई, शुरुआत 1995 से 96 से। अंत कुछ अवार्ड भी श्रेणी में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो है कि क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? दिया गया है रोहित शर्मा जी को दिया गया है। ओडीआई वनडे जो मैच होते हैं उनमें बैट्समैन कौन थे? विराट कोहली थे। बॉलर कौन थे? मोहम्मद शमी थे। ये वनडे के लिए दिया गया है। टी20 में आ जाइए, फ्लिप सॉल्ट कौन है? फ्लिप सॉल्ट। और बॉलर कौन है? टिम साउदी। टिम साउदी ये न्यूजीलैंड के हैं, टिम साउदी। और टेस्ट बैट्समैन यशस्वी जायसवाल, जो कि एक उभरता हुआ एक हीरा है। बॉलर रविचंद्र अश्विन है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हाल ही में आरंभ कार्यक्रम केरल सरकार ने प्रारंभ किया, गलत है। इस पहल का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बचपन की शिक्षा को बदलना है। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये केरल नहीं है, ये साथियों पंजाब। कौन सा है? पंजाब। तो इसमें बताना कौन सा सही? केवल 2 सही है। यहाँ पे अगर पंजाब हो जाता है तो ये दोनों सही होंगे। एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या देखते हैं। आरंभ कार्यक्रम किसने शुरू किया? पंजाब सरकार ने। मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के परिवेश को बदलना है। जो बच्चों की शिक्षा के लिए अपने संविधान में कौन से संशोधन किए गए हैं? एक तो 86वां संशोधन 2002 में किया गया था। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आप जो सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देखते हैं, वो इसी का असर है। 2002 के बाद वहां पर कोई भी फीस नहीं ली जाती। अनुच्छेद 45 में 5 से 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देना अनिवार्य है। 11वां, ये कौन सा 11वां नैतिक कर्तव्य है जो हम सब लोगों को निभाना होता है?
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक शिक्षा का उचित माहौल दें, ये 11वां नैतिक कर्तव्य है अपना, जो जोड़ा गया था 2002 में। हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? जापान में? नहीं, जापान में नहीं साथियों, ये कहाँ की गई थी? साउथ अफ्रीका। क्योंकि गांधी जी सबसे पहले कहाँ पर गए हुए थे? गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका गए हुए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1994 में की गई थी। 1994 में नहीं साथियों, 1894 में की गई थी। और इसमें बताना कौन सा कथन सही है? ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। इसको करेक्ट कर लेते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके साथ ही नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाएगी। जो भी ये एग्जैक्ट डाटा होता है ना, राउंड फिगर वाला 130, 120, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका आप हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी भी एग्जाम में। महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव पर 1894 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और ये कब बनाएगी? 1894, लगभग 1 वर्ष के संघर्ष के बाद। स्थापना का कारण क्या था? अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव से निपटने के लिए बनाया गया। नटाल सत्याग्रह क्या है? 7 जून 1893 को गांधी जी के पीटर मैरिज, मैंने एक बार पिछली बार जो वीडियो में बताया था, मैरिज के नाम से आप याद करिए। एक पीटर नाम का लड़का था, पीटर नाम का जो लड़के के नाम से स्टेशन था पीटर, वहां से मैरिज था, उसी में पीटर मैरिज हो गया। मैरिज शादी में गए थे, पीटर मैरिज के नाम से। आप ये रेलवे स्टेशन है, बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देगा पीटर मैरिज। और एसएससी भी बहुत पूछता है इसको। पीटर मैरिज स्टेशन था। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। पिछली बार कौन सा जीता था? पिछली बार इन्होंने ही पिछली बार भी रजत पदक जीता था। और इसमें इस बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इस बार भी उन्होंने रजत पदक जीता, पिछली बार गोल्ड जीता था। रजत किसने जीता है इस बार? पाकिस्तान के असरद नदीम को मिला है, जो कि 92.97 मीटर का उन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। अब लुसाने डायमंड में देख लेते हैं। इनका रजत पदक तो इंपॉर्टेंट है कि रजत पदक इन्होंने 89.49 पर फेंका है मीटर पर। और इनका जो स्वर्ण पदक मिला एंडरसन पीटरसन को मिला है। इसको इनके नाम कभी अटपटे होते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग अपने सहज भाषा में आप जो भी सहज भाषा समझे। इनको एंडरसन तो समझ में आता है, एंडरसन पीटरसन, एक अपने एंडरसन बॉलर था और उसी के नाम पीटरसन भी याद कर लो। पीटरसन भी एक खिलाड़ी थे, एंडरसन पीटरसन, दोनों का नाम बन जाता है। 90.61 मीटर का ग्रेनाडा के हैं। और काश किसने जीता? जूलियन वेबर ने 87.08 मीटर का भाला फेंके, जो कि जर्मनी के। इसी के साथ ही नेक्स्ट कहां और भारत सरकार ने कहां पर भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला एस एल सी आर परियोजना का अनावरण किया है। ये कहां पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है? यूपी के बनारस में किया गया है। और अपने प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया। प्रारंभ में गंगा की सहायक नदियां वरुणा की पुनरुद्धार किया। ये वरुणा नदी है, इसका ये कहीं कहीं सूख चुकी है, बहुत कम पानी इसमें थोड़ा सा है। इसका पुनरुद्धार के लिए डेनमार्क के बीच ये समझौता किया गया है, गठबंधन हुआ है भारत सरकार के बीच, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीच और डेनमार्क सरकार के बीच। भारत सरकार, डेनमार्क सरकार और अपने आगे 2 संस्थान आईआईटी और बनारस बीएचयू। बीएचयू की स्थापना 1916 मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहर और एक लेडीज मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट द्वारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड कहाँ प्रारंभ किया गया है? केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये कहाँ किया गया है? केरल में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोड के तहत जिस मामले को नेगोशिएट या समझौते के तहत किया जा सकता है, उन मामलों को इसके तहत रखा जाएगा। जैसे कि जो
मैरिज कोर्ट वाले होते हैं, जो शादी की तलाक ये वाले जो मामले होते हैं, उनको इसमें रखा जाएगा और जिनमें समझौता होने की संभावना रहती है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनमें ये मामले रखे जाते हैं। क्या है संविधान में उल्लेख कहाँ पर है इसका? देख लेते हैं अनुच्छेद 39A में। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ये शुरू किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय में कि कोई भी कैदी हो वो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। लेकिन अभी भी इसमें प्रभावी कदम नहीं उठाया गया क्योंकि जो भी सरकारी वकील होता है वो बहुत ही ढीला होता है और वो अपने कर्तव्यों का पालन वैसे नहीं करता जितनी उसको सैलरी मिलती है। ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत खेद की बात है। राज्य समान न्याय से राज्य समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। ये 39वां संविधान संशोधन 39A अनुच्छेद 39A में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया। इसके साथ ही हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना जिसको यूपीआई बोलते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीआई यूपीआई यूपीएस लागू कर दी गई। 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में पेंशन की गणना ओपीएस में पेंशन अंतिम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 50% के बराबर तय की गई थी। ये ओल्ड पेंशन ओपीएस की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, ये यूनाइटेड पेंशन स्कीम जो भी यूपीएस है उसके लिए 50%। लेकिन इसमें क्या किया गया उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं तक बीच का रास्ता केंद्र सरकार ने निकालने का पूरा प्रयास किया है क्योंकि ओपीएस को लेके हर एक विभाग में बहुत ज्यादा आवाजें उठती थी और इसको केंद्र सरकार के लिए करना बहुत ही अति महत्वपूर्ण था। पिछले सरकार में इस समिति का गठन कर दिया गया था लेकिन तब जब तक सीटें कम हुई हैं तब से इस सरकार इस पर बैकफुट में आई और उसने कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जो कि अभी तक का ठीक से लगता है कि हाँ ठीक है। और आगे देखते हैं कुछ लोग जिसके जो जानकार होंगे उसकी कमियों और अच्छाइयों के बारे में उजागर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। जो एनपीएस था न्यू पेंशन स्कीम उसमें ये सुविधा नहीं थी और प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2025 से। स्थानांतरित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का स्थान लेगी। किसका लेगी? एनपीएस का, नेशनल पेमेंट सिस्टम का स्थान लेगी। नेशनल पेंशन स्कीम का स्थान लेगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, इसमें पारिवारिक पेंशन भी होगी। सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर उसका निकटतम परिवार सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% जो अगर कोई पेंशन पा रहा है अगर वो खत्म भी हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी पेंशन वो अंतिम बार पाया मान लो 10,000 पाया तो 6,000 उसके आश्रित मतलब वाइफ हो उस पर आश्रित जो भी लोग होंगे उनको मिलेगी। उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक के आधार पर गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने यूपीएस का स्थान लिया था। 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुआ था और उस समय अटल बिहारी जी की सरकार अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार थी और उन्होंने ये एनपीएस को लागू किया था ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम को, जो कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार जाने का एक बड़ा कारण साबित हुआ था। सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा जो सेवा के 6 माह पूरे होने पर मासिक वेतन के 1/10वें भाग के बराबर होगा। मासिक वेतन के 1/10वें भाग के बराबर होगा। इसके साथ कुछ और जान लेते हैं। सुनिश्चित पेंशन स्कीम क्या है? 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीने में कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50% होगा। 12 माह के औसत वेतन मान लीजिए कोई भी उसका औसत वेतन निकलता है किसी में इतना आया मूल वेतन जो भी उसका औसत वेतन होगा उसका 50% दिया जाएगा। यह राशि 10 वर्ष तक की छोटी सेवा की अवधि के लिए अनुपालिक रूप में
रूप से कम हो जाएगी। अगर 10 वर्ष कोई सेवा करता है और छोड़ देता है, उसके लिए उसकी जो पैसे की अवधि कम हो जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन स्कीम, न्यूनतम जो 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त की स्थिति में यूपीएस 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। अगर 10 साल की कोई सर्विस करता है तो उसको 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। हाल ही में सुभद्रा योजना उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की, नहीं, ये ओडिशा। सुभद्रा आप जानते हैं, सुभद्रा बलदेव और कृष्ण की सवारी के रूप में एक आपको रथ यात्रा निकलती है, जो कि उड़ीसा के पुरी में निकलती है। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में। 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी पात्र महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। इसे बताना कौन सा सही है? इसमें कथन दो सही है। अगर ये उड़ीसा होता तो ये कथन दोनों सही होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुभद्रा योजना किसने लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया। पात्रता क्या है? 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए मिलेंगे। प्रतिवर्ष का मतलब 6 महीने में 10,000, 1 साल में प्रतिवर्ष दो समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए, मतलब 6 महीने में 5,000 रुपए। कितना? 6 महीने में 5,000 रुपए। एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की। कौन सी पत्रिका है? ई पत्रिका, मतलब ये इसका प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक तौर पे किया गया है और इस सपनों की उड़ान उसका नाम होगा। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सपनों की उड़ान पत्रिका के उद्घाटन का विषय था अंतरिक्ष। क्या विषय था? अंतरिक्ष। बताना कौन सा सही है? इसमें दोनों कथन सही है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? किस देश ने की है? बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान। ये किसने की है? नेपाल ने। अभी भी किस देश में टिकटॉक बैन है, ये देखते हैं। हाल ही में नेपाल ने टिकटॉक को प्रतिबंध से हटा दिया है। बैन है। भारत, अमेरिका और जैसे देशों में अभी भी टिकटॉक बैन है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? राजस्थान उच्च न्यायालय के संग्रहालय का। किसका? राजस्थान हाई कोर्ट के संग्रहालय का किसने किया है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका देख लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटनकर्ता मोदी जी हैं। ये प्लेटिनम जुबली समारोह का संबोधित किया है। प्लेटिनम जुबली आप जानते हैं कि नहीं? तो ये मनाया जाता है 75 कंप्लीट ऑफ 75 वर्ष जब हो जाते हैं तो प्लेटिनम जुबली मनाया जाता है। उद्घाटन स्थल जोधपुर, क्योंकि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। ये किया गया है कर्नाटक में। वैसे कानू का अर्थ होता है सदाबहार वन। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ स्थल कहाँ है? कर्नाटक के बीआर हिल्स स्थित, कौन सी हिल्स? बीआर हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में इसका शुभारंभ किया गया। कानू का अर्थ होता है सदाबहार वन। उद्देश्य क्या है? आदिवासी अतीत, वर्तमान और संस्कृत पर पहला ज्ञान केंद्र बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इसी के साथ ही हाल ही में कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार बन गया है। इराक पिछले महीने भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ये कथन दोनों सही हैं कि भारत जुलाई 2024 में रूस से तेल खरीदने वालों में जो सबसे ज्यादा तेल खरीदा है वो किसने? भारत ने खरीदा है। और इराक पिछले महीने भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। क्या बना है? तेल आपूर्तिकर्ता है। देखते हैं, जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल आपूर्ति खरीदार भारत बना। किसको पीछे छोड़ा? चीन को पीछे छोड़ा। भारत, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन भारत ने अपनी राजनैतिक या इंटरनेशनल शाखा पर कोई भी आंच ना आते हुए रूस को रुपए के माध्यम से इसमें ट्रांसफर करने का बोला था और किया भी। उसी के कारण रूस से जो तेल आयातक है वो भारत सबसे पहला बन गया है। दूसरे नंबर पे चीन आ गया है। भारत का हिस्सा रहा 44%। जो भी रूस तेल का आयात करता है उसका 44% भारत खरीद रहा है।
2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? शीर्ष में देखिए रूस पहुंच गया पहले नंबर पे, इराक दूसरे नंबर पे, सऊदी अरब दूसरे, यूएई तीसरे। ये 1, 2, 3 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस, इराक, सऊदी अरब। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हाल ही में सतह से सतह पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया। इस मिसाइल की क्षमता 2200 किलोमीटर तय की है और 1 टन वजन के पारंपरिक या रणनीतिक हथियार को ले जाने में सक्षम है। बताना ये कहाँ क्या सही है कथन? इसमें उत्तर कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया के किम जोंग नहीं, ये है पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान का है। इसमें कौन सी शाहीन, इस शाहीन के नाम से अगर आपने जानते हो तो ये पहले भी शाहीन फर्स्ट का पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण कर चुका है। और इसमें कथन बताना कौन सही है, केवल 2 सही है, अगर पाकिस्तान हो जाता तो दोनों कथन सही होते। इसकी व्याख्या देखते हैं। शाहीन सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण आपूर्तिकर्ता कौन, परीक्षणकर्ता कौन है? पाकिस्तान है। स्वदेशी मिसाइल है, मतलब स्वदेशी मिसाइल है, पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी पर इसको बनाया है। 2200 किलोमीटर की दूरी मारक क्षमता है, 1 टन हथियार ले जाने में ये सक्षम है। पहली बार प्रदर्शित मार्च 2020 में किया गया था। 2004 में पहला सफल परीक्षण किया गया था, मार्च 2000 में इसका पहला प्रदर्शन हुआ था, 2004 में पहला सफल परीक्षण हुआ। कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख में 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अपने कौन है? श्री अमित शाह जी। 5 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। तो बताना कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 सही है ना तो 2। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये 3 जिले नहीं, यहाँ पर कितने जिले बनाए गए हैं? 5 जिले। और ये 5 अगस्त 2018 को नहीं बनाया गया था, 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी, जम्मू और कश्मीर को तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के लिए। इसकी व्याख्या, लद्दाख में 5 जिले, नए जिलों का निर्माण किया गया है। आप इन जिले को नामों को बिल्कुल याद कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एसआई और किसी भी एग्जाम में ये 5 जिलों से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आना है। आप घोषणाकर्ता कौन है? अमित शाह जी हैं, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं। जास्कर, पहला जस्कर पर्वत है, उसी से याद कर लीजिए, जास्कर। दूसरा द्रास, द्रास भी पड़ता है, द्रास हो गया। तीसरा समा, समा। चौथा नुब्रा और 5वां है चांगथांग। तो चांगथांग तो आपको पता ही चल जाएगा लद्दाख का है, चांगथांग पहले से था। नुब्रा, समा, द्रास, जस्कर, नुब्रा, समा, द्रास, जस्कर और चांगथांग। जस्कर, द्रास, समा, नुब्रा, चांगथांग। नोर लद्दाख में अब कुल कितने जिले हो गए? कुल 7 जिले हो गए। 31 अक्टूबर 2019 को नया जिला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पहले उपराज्यपाल कौन थे? राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर उनको बोलते हैं। और पहले जिले थे 2, लेह और कारगिल। लेह कारगिल अभी भी है, 5 ही ऐड हो गए। इसके साथ ही हाल ही में लखपत दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? लखपत दीदी मतलब हो गया लखपति बना दो दीदी को। वैसे आप दीदी के नाम से, अगर यहाँ पर वेस्ट बंगाल होता तो लड़के अधिक से अधिक लड़कों का, अगर उनको नहीं मालूम तो वेस्ट बंगाल ही लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये योजना लागू की गई। इसका व्याख्या में, लखपत दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। आयोजन स्थल महाराष्ट्र के जलगांव में। लक्ष्य क्या है? 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है जिनकी आय 1 लाख, वर्ष में वार्षिक 1 लाख से अधिक हो। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त तथा समाज में लैंगिक समानता को लाना है। लाभान्वित हुई 11 लाख लखपत दीदियों को। अब तक 1 करोड़ लखपत दीदी लाभान्वित हुई हैं इससे। शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2023 को ही लखपत दीदी की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2023 को ही। और लागू कर रहा है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। पात्रता क्या है? स्वयं सहायता समूह की सदस्य घरेलू आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह की एनजीओ के माध्यम से हो, लेकिन उनकी जो
आय है वो 1 लाख से साल में अधिक होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय सर्फिंग टीम ने वर्ष 2026 के एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? मलेशिया, सिंगापुर, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किसने किया है? मालदीव ने। किसने किया है? मालदीव में। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके नेक्स्ट है, देख लेते हैं कोटा कहाँ से। सर्फिंग लहरों के, सर्फिंग क्या होती है? सर्फिंग आप जानते हैं लहरों की, जो समुद्र की लहरों पर साथ खेला जाता है उसको सर्फिंग बोला जाता है। एशियन खेल है, पहली बार 1900 एशियन खेल कब हुआ? पहली बार 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1982 में भी मेजबानी भारत ने की थी। 19वें गेम्स की मेजबानी हांगजो चीन में होगी और 2026 की मेजबानी आईची नागोया जापान में होनी है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीआई क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च की है? एयरटेल ने, गूगल ने, फोन पे में। इसका सही आंसर होगा फोन पे ने। इसके जान लेते हैं, यूपीआई क्रेडिट लाइन सेवा व्याख्या लॉन्च करता है फोन पे। स्थापना, फोन पे की स्थापना कब हुई? 2015 में समीर निगम और राहुल चारी बुर्जिन इंजीनियर ने की थी। ये 3 लोग थे, राहुल निगम, समीर निगम, राहुल चारी, बुर्जिन इंजीनियर ने की थी। लोकप्रिय और विश्वसनीय ग्राहकों क्रेडिट लाइन को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए का मासिक अनुदान मिलेगा। आप ये समझिए, हर तरफ होड़ मची हुई है, कौन कितना ज्यादा पैसा दे ले कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों में, जो कि बहुत ही खराब प्रथा है। और ये इनके माध्यम से आप रोजगार की जगह आप सिर्फ पैसे बांट रहे हैं, जो कि आने वाले समय में एक घातक कदम साबित होगा, क्योंकि आदमी को लत लग जाती है पैसे की, फिर वो कार्य नहीं करता। लेकिन कुछ गरीब परिवार भी होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन सबके लिए नहीं। पैसे दे लेके सभी लोग पात्र बनने की कोशिश करते हैं। सरकार को इस पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। और फ्री की रेवड़ी बांटने में बहुत ही कम योगदान हर किसी का होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुख से उन्होंने अपने ही नाम से सुख ले लिया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च करता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए राशि दी जाएगी। ज्यादा सुविधाएं तलाक व विधवा महिलाओं को भी दिया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए मासिक रूप से 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पारिवारिक लाभ 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। संविधान में उल्लेख कहाँ पर है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण की जिम्मेदारी राज्य की है, ये अनुच्छेद 38 में बोला गया है। और डीपीएसपी के अनुच्छेद 45वां अनुच्छेद 39 सेकंड में, अनुच्छेद 47 में उल्लेख इसका किया गया है। 3 जगह ये चीजें की गई हैं। हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन दुबई में किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1997 मदर टेरेसा के निधन के बाद की गई थी। बताना है कौन से सही है? दोनों कथन सही है। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार की घोषणा की गई है। 1997 मदर टेरेसा के निधन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन संस्करण कौन सा? 24वां। पुरस्कार प्रदान करता अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग परिषद। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग परिषद ने स्थापना 1997 में हुई। आयोजन स्थल प्लाजा दुबई में। दूसरी बार भारत के बाहर आयोजन हुआ है। कौन सी बार? पहली बार दुबई में हुआ। प्रदान किया है व्यक्तियों और संगठनों जो समाज के वंचित जरूरतमंदों के लिए सेवा, असाधारण सेवा के योगदान के लिए इनको दिया जाता है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक 2024 खेल ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हुआ और पैरालंपिक खेल के जनक गुटमैन है। पैरालंपिक खेल के जो जनक हैं वो गुटमैन है। बताना कौन सा कथन सही है? ये कथन सही है कि इसके जो जनक हैं वो गुटमैन है। कौन है? गुटमैन है। इनको गनमैन के नाम से भी याद रख सकते हैं।
और पैरालंपिक, अभी ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में। तो जहां पर ओलंपिक होता है वहीं पर पैरालंपिक भी होता है। तो ये कहाँ पर हुआ? पेरिस में। इसके साथ इसकी व्याख्या है, आयोजन स्थल फ्रांस पेरिस में, आयोजन तिथि क्या है? 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। ध्वजवाहक कौन थे? सुमित, अंतल और भाग्यश्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वजवाहक कहीं ना कहीं पूछ लेता है। संस्करण कौन था? 17वां। पिछला आयोजन टोक्यो जापान में, भारत का स्थान कौन सा रहा? 24वां रहा। कौन सा रहा? पैरालंपिक के जनक कौन है? गुडमैन, जर्मन के थे। इनको गनमैन के नाम से ये भी याद रख सकते हैं। पहली बार रोम इटली 1960 को माना जाता है। पहली बार कहाँ हुआ? रोम इटली 1960 को माना जाता है। शुभंकर क्या है? फ्रिजियन टोपी, जो कि पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों की है। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये कहीं भी से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएस लागू हुआ, यूपीएस लागू हुआ है। और इसको पहले किसने ऐलान किया? अब होड़ मच गई थी, जिसमें महाराष्ट्र पहले आ गया है। अब इसका नाम दर्ज हो गया कि महाराष्ट्र ने इसको लागू किया है। केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत इंटीग्रेटेड यूनाइटेड पेंशन स्कीम, जो कि सम्मिलित एकीकृत पेंशन योजना है, उसने महाराष्ट्र ने शुरू कर दी है। प्रभावी 1 अप्रैल 2025 से होगी। स्थानांतरण किसका लिया? राष्ट्रीय एनपीएस का स्थान इसने लिया है। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगा। एकीकृत पेंशन योजना के अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 महीने में मिले औसत वेतन का 50% ये देंगे। 1 अप्रैल 2000 नए वित्तीय वर्ष से इसको लागू किया जाएगा। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाला सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? इनका नाम है तेगबीर सिंह। देख लेते हैं चर्चा में रहे किस लिए? अपनी उम्र के कारण चर्चा में रहे। तेगबीर सिंह कौन है? तेगबीर सिंह, ये वीर हैं, वाकई वीर हैं। पंजाब के रोपड़ की उम्र कितनी है? देख लीजिए, इनकी उम्र सिर्फ 5 साल 5 वर्ष है। तेगबीर सिंह। माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की एक चोटी है, माउंट किलिमंजारो के सबसे ऊंचे स्थान हो उहुर उहुरु शिखर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना दिया है। एशिया के भी सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। नोट, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया में 19,340 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। तंजानिया में स्थित है, यह अफ्रीका की एक चोटी थी, माउंट किलिमंजारो। इसके साथ ही हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोक, ये पावेल है, पाव के नाम से याद रखिए, पावेल डुरोक। डुरोक मतलब डरवाना, इनसे डर गई हैं। क्या? कौन डर गया है? सरकारें डर गई हैं। क्यों डर गई हैं? क्योंकि ये टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम के संस्थापक हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे डुरो हो गई हैं, डर गई हैं। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? इनके ऊपर आरोप लगाया कि आप गलत चीजों का प्रसारण टेलीग्राम के द्वारा किया जाता है। इसके देख लेते हैं व्याख्या। चर्चा में रहे पावेल ड्यूरोव। कौन? पावेल डुरोव। चर्चा में क्यों? टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ हैं। इनके पेरिस के बारगेट एयरपोर्ट पर, किस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया? बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मॉडरेटर्स कमी के कारण आपराधिक गतिविधियां ऐप पर चलाई जाती हैं। मॉडरेटर मतलब कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। और जन्म कहाँ हुआ? रूस में हुआ इनका। और टेलीग्राम की स्थापना 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था फोन पे, उसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। हाल ही में भारत सरकार ने यूएसएस के SIG 716 राइफलों की खरीद करने का समझौता किया। अगस्त 2021 में हस्ताक्षरित एक ऑफ द सेल्फ अनुबंध के तहत सेना पहले ही 70,000 AK 103 असॉल्ट राइफलें शामिल कर चुकी है। 70,000 में आपने देखा होगा असॉल्ट राइफलें, अपने जो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनके पास आपने देखी होंगी। असॉल्ट अधिक मारक क्षमता, जैसे AK-47 होती है, उसी प्रकार ही असॉल्ट है। और इसका बताना कौन सा सही है? दोनों कथन सही। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये किसके बीच हुआ है? ये भारत और यूएसए के बीच हुआ है। SIG 716, SIG 716, 7 में 1 घटाएंगे 6 आता है, 7 1 6, 7 में घटाओ 6, 716 बनता है।
खरीद समझौतों का। कुछ रीजनिंग के द्वारा भी अपनी चीजों को आप याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से दिमाग में फिट हो जाए। 7 में 1 घटाइए 6। आप रीजनिंग हर जगह लागू कर सकते हैं, कहीं पर भी आपका दिमाग जाए। प्रदान करेगी यूएसए में स्थित सिग सायर कंपनी को। किसमें? यूएसए में स्थित सिग सायर। कौन सी सायर है? ये सायर है सिग सायर। और भारत के पास कुल राइफल कितनी है? 1,45,400 सिग 716 राइफल है। AK-47 इंसास से अधिक दूरी तक मारक क्षमता होती है AK-47 की। इसके नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 का 25 से 29 अगस्त में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी सीमाओं को पाटना शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। सीमाओं को पाटना, दो लोगों की सीमाओं को पाटना, क्योंकि हर जगह जल को लेकर समुद्र में बहुत जगह चीन से तानातनी है, फिलीपीन से है, क्योंकि सब लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं, जो कि चीन एक ऐसा देश है जो हर जगह तानाशाही चलाने की कोशिश करता है। इसी को देखते हुए 2024 का जो सप्ताह मनाया गया 25 से 29 अगस्त को मनाया गया। इसे बताना कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही है, इसमें कोई इसका आंसर डी होगा। व्याख्या देखते हैं। विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 25 अगस्त से 29 अगस्त तक मनाया गया। थीम क्या है? सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और संधारणीय भविष्य के लिए जल। प्रतिबद्धता क्या है? विश्व जल सप्ताह संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में 2023 से 27 की प्रतिबद्धता को लागू करना। आयोजन स्थल क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। आयोजनकर्ता कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। नोट, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई भी याद कर लीजिए, 22 मई को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 9 साल पूरी की। 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। अगस्त 2024 तक पीएम जनधन योजना के तहत 36.13 करोड़ रुपए के डेबिट कार्ड जारी हो गए हैं। इसमें बताना कौन सा सही है? केवल 2 सही है कि 36.13 करोड़ रुपए के डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लेकिन बताना है कि इसमें 9 अगस्त नहीं, ये कब कितने साल पूरी किए हैं? 10 साल, क्योंकि 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। 28 अगस्त 2024 को नोट 10 साल पूरे किए हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 80%। 100 में 80 महिलाएं हैं। डेबिट कार्ड जारी किए गए 36.13 लाख करोड़ 36.13 करोड़। 2 लाख का इंश्योरेंस है। 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। अब तक जनधन खाते कितने हो चुके हैं? टोटल 53.13 करोड़। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 53.140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 53 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने असमानता कितनी अधिक है। 30 करोड़ इसमें महिलाओं के खाते हैं। इसके साथ ही एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफस किसने लॉन्च किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। तो ये अमेजन है। किसने किया? अमेजन के द्वारा ही। देख लेते हैं। एआई संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शॉपिंग सहायक रूफस द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च करता कौन है? अमेजन है। संस्थापक जेफ बेजोस, इनको आप जानते होंगे। इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई, जिसकी सबसे ज्यादा मैट्रिमनी उनको एलिमनी पाने वाली महिला थी। और 1994 इसमें स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। क्या करेगा? लोगों के शॉपिंग के लिए राय देगा ये। इसके नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन के उद्घाटन किया। जीएसटी भवन है, तो इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, मतलब उद्घाटन या उदय किया गया। उद्घाटन से ये याद रखिएगा, कोलकाता, उदयपुर, जोधपुर। तो उद्घाटन से उदयपुर, उदय हुआ तो उद्घाटन हुआ। तो कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। किसने किया? वित्त मंत्री जी ने किया। किस भवन का? जीएसटी भवन का। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से है? 279 से है। और कहाँ उद्घाटन हुआ?
राजस्थान में उद्घाटनकर्ता बता ही दिया। शुरुआत कब हुई? 2019 में, 2020 में बनना शुरू हुआ था इसका। जो जीएसटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। 122वें संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया था, 122वां संविधान संशोधन था, और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। आप ये समझिए संशोधन विधेयक और संशोधन अधिनियम में क्यों अंतर आ जाता है? क्योंकि बहुत सारे विधेयक बनाए जाते हैं लेकिन वो संसद से पास नहीं हो पाते, लेकिन उनका नंबर तो जुड़ जाता है। इसी के कारण 122वें नंबर का है, लेकिन 101 रुपए का कन्यादान इसमें किया गया था। आप समझ जाइएगा 101 का जहां पर पैसे की बात है, ये 101 जो रुपए होते हैं वहां पर किया गया। 1 जुलाई 2017 से किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर। कौन से थे? विजय हो गई इनकी। केलकर समिति की सिफारिश पर संविधान में उल्लेख 246A में किया गया है। और परिषद जो जीएसटी की स्थापना है वो T79 में अभी मैंने आपको बताया। हाल ही में हेलिकॉस कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली, केरल, गुजरात, हैदराबाद। ये कहाँ किया गया है? हिलचोल। हिलचोल ऐप लॉन्च कर दिया। हिलचोल जो हैजा की वैक्सीन है, हिलचोल लॉन्च की गई है हैदराबाद में। कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में। हिलचोल के बारे में व्याख्या देखते हैं। लॉन्च करता है भारत बायोटेक। ये अपनी वैक्सीन और को है कोवैक्सीन जो बनाते थे, हैदराबाद की कंपनी थी कोवैक्सीन। आपको याद होगा जो कोरोना की वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उन्हीं ने ही इसको भारत बायोटेक ने कंपनी ने बनाया था। कैसी वैक्सीन है? सिंगल स्टेन ओरल हैजा वैक्सीन है। ओरल का मतलब इसको मुंह के माध्यम से लिया जाएगा। हिलेन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत से मार्क यूएसए और वेलकम ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दो लोगों द्वारा वित्त पोषित किया गया। लॉन्च स्थल हैदराबाद। ये याद रखना किसकी है, तो ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि ये हैजा की है। खुराक क्या है? एक एकल खुराक के लिए 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है और 2 से 8 डिग्री तापमान पर इसे रखा जा सकता है। इसके साथ ही हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 29 अगस्त को मनाया गया। यह दिन भारतीय खेल इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक मेजर ध्यानचंद की जयंती का प्रतीक है। इसे बताना कौन सा सही नहीं है, तो आंसर डी होगा, क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं। 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। और इसमें व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का आयोजन हुआ 29 अगस्त को हुआ। शुरुआत 2012 में हुई थी। किसकी जयंती पर? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर इनको बोला जाता था। इन्हीं के अगुवाई में पहला गोल्ड जो कि ओलंपिक में आया 1932 में आया था। उसके बाद 1932, 36, 44 ऐसे करके 8 गोल्ड हॉकी में आ चुके थे। उपलब्धि क्या है? 1926 से 36 तक ओलंपिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1956 में इनको पद्म भूषण दे दिया गया था। कोई भी खेल खेलो फिट रहो, इनका पहल लॉन्च की गई है। कोई भी खेल खेलिए लेकिन फिट रहिए। खेल बहुत जरूरी है क्योंकि तन जितना चलेगा उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना शांत रहेगा उतना स्वस्थ रहता है। तो साथियों आप भी कोशिश किया करिए कुछ ना कुछ खेलने की, क्योंकि तन चलाना बहुत जरूरी है। हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष सरकार ने निर्धारित की है। किस सरकार ने की है? ये हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया है? महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ा के कितनी कर दी है? 21 वर्ष। केंद्र सरकार की भी एक समिति थी, आपको याद होगा, पहले पढ़ा होगा, ये जय सिन्हा समिति थी। जया सिन्हा समिति थी। उन्होंने भी महिलाओं के ऊपर एक बनी है, उनकी रिपोर्ट सौंपी गई। बहुत बार उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है। विवाह जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इसमें सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश बाल विवाह एक्ट 2006 में संशोधन किया गया है। कब आया था? 2006 का संशोधन है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का हिस्सा माना है। 2018 में मान लिया था कि विवाह करने का अधिकार जीवन के मतलब जीवन जीने के अधिकार का एक हिस्सा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आयु पुरुषों के समान होगी। विवाह समवर्ती सूची का विषय है। इसके साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 11
नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। कितने को दी? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? 53 है। तो बताना था कौन सा सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी दी। कितने? 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को, जहां पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल होगा। और कुल परियोजनाओं की संख्या कितनी है? इसमें 44 है। और आवंटन कितना हुआ? 28,602 करोड़ रुपए, जो कि एक बड़ी राशि है। 12 शहर कितने राज्यों से होंगे? 10 राज्यों से होंगे। अलग अलग शहरों को चुना गया है, अलग अलग राज्यों से चुना गया है। स्वीकृत परियोजनाएं क्या है? उत्तर प्रदेश से दो उनको चुना गया है, उसमें है आगरा और प्रयागराज। आप ये समझ लीजिए कि आगरा और प्रयागराज वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी के कोई भी एग्जाम होगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप इसको नोट में कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगरा और प्रयागराज के बारे में मंजूरी प्रदान करता पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसको लॉन्च किया है। इसके साथ ही हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन गोविंद को। किसको किया गया है? राहुल नवीन गोविंद मोहन सतीश कुमार, सॉरी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार बनाए गए हैं, जो कि एससी कैटेगरी से आने वाले पहले रेलवे के चेयरमैन बने हैं। और ये पहले नॉर्दर्न रेलवे के जीएम थे। सतीश कुमार के बारे में जान लेते हैं। पहले दलित अध्यक्ष उत्तर मध्य रेलवे सॉरी एनसीआर के महाप्रबंधक रहे हैं। किसका स्थान लिया? जया वर्मा सिन्हा का लिया। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। उस समय के यहाँ पर क्या नाम है, जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी है? किस सरकार द्वारा? ईरान द्वारा। ईरान में बहुत महिलाओं पे बहुत प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी वहां की जो सरकारी जो पहली प्रवक्ता बन गई हैं वो फतेह में है, मोहजे रानी है। मोहजे रानी या मोहजे रानी बनी हुई हैं। इनका रानी के नाम से याद करिएगा। इन्होंने फतेह फतेह के नाम से, फतेह मोहजे रानी के नाम से, फतेह मेजरानी ईरान द्वारा पहली सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। राजधानी ईरान के बारे में देखिए। ईरान राजधानी तेहरान। करेंसी ईरानी रियाल। कौन सा? ईरानी रियाल। राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियन। मसूद पेजेशकियन। और इन्होंने इब्राहिम रईसी का, जिनको मार दिया गया था, इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई तो उसके बाद इनको बनाया गया है। नोट क्या है? फरजाने सादिक माल वजाई सड़क और शहरी विकास मंत्री के रूप में मंजूरी मिली है। दूसरी महिला है ये, दूसरी महिला है। पहली कौन थी? फतेह में मोइजे रानी। हाल ही में सैफ 1920 चैंपियनशिप किस देश ने जीती? भूटान ने, भारत ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने। किसने जीता? बांग्लादेश ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश ने यह प्रतियोगिता पहली बार जीती। सैफ फुटबॉल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो थी, विजेता है बांग्लादेश। उपविजेता नेपाल बना है। मेजबान देश कौन था? नेपाल। भारत ने जीता 3 बार, 2019, 22 और 23 में। कुल देश शामिल हुए थे 6, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। यह द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2 वर्षों में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? नमन का संबंध भारतीय वायुसेना से है? नहीं। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में देश भर के प्रमुख संस्थानों पर 14 सीएससी स्थापित किए जाएंगे। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय वायुसेना का नहीं, थल सेना का है। इसके ये थल सेना का था, ये थल सेना का है। तो इसमें आंसर बताना था, केवल 2 सही होगा। कौन सा होगा? केवल 2 सही होगा। इसके साथ ही हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 जारी की। मुंबई को एशिया में अरबपतियों की राजधानी के खिताब प्रदान किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर चीन की राजधानी बीजिंग का शहर है। बताना कौन सा सही नहीं है? तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए ना तो एक ना तो दो, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा 25% जो अरबपति हैं वो रहते हैं, और दूसरे स्थान पर चीन की राजधानी बीजिंग में अरबपति अधिक रहते हैं। इसके साथ ही हाल ही में
कहाँ पर बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? कौन सा खेल है? बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय के अपने यहाँ यूपी में कहाँ किया गया था? कुशीनगर में किया गया था। और खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर किया गया है? बिहार में राजगीर में। बिहार के जो भी एग्जाम होगा उसके लिए भी राजगीर में इसको किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे का प्रतीक किसने लॉन्च किया है? अब सुप्रीम कोर्ट पर किसका अधिकार होता है? देखिए, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज लगभग लगभग बराबर हैं। वो अपने क्षेत्र के हैं, वो विधायिका के हैं, वो न्यायपालिका के हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर कौन है? जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका प्रधानमंत्री के ऊपर भी पद है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अधिकार है। तो उन्होंने ही कर सकते हैं। कौन लॉन्च करेगा? सुप्रीम कोर्ट की कोई भी चीजों को, संविधान की कोई भी चीजों को लॉन्च करने का जो अधिकार रहता है लगभग लगभग राष्ट्रपति को रहता है। और ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन, जो कि पहले भी आपको बताया है, कहाँ पर कराया गया है? अहमदाबाद में। धम्म मतलब धर्म का सम्मेलन कराया गया है। इसी के साथ ही हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। आपको मनु भाकर जानते हैं, पहला कांस्य पदक जीतने वाली, जो कि भारत में अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, वहां पर कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। शूटिंग में इन्होंने जीता है। ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर की रहने वाली, इसलिए मध्य प्रदेश में इसका किया गया है। साथियों, इसी के साथ ही ये हमारी करंट अफेयर समाप्त होती है और मैं आपको फिर से मिलता हूँ। आपका 7 अगस्त तक, सितंबर तक मैंने पूरी करंट अफेयर पूरा करने का पूरा प्रयास किया। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर भी करिए, और नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।